एचपीसीएल के चेयरमैन मुकेश कुमार सुराना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कंपनी के एमडी हैं 1982 से, और 2016 से आपने एमडी के साथ साथ चेयरमैन का पद भी संभाला है। और एचपीसीएल की सब्सिडरी कंपनी प्राइस पेट्रोलियम के भी आप सीईओ रहे हैं, और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किया, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकल और साथ ही साथ मैनेजमेंट, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में टॉप नॉच पोस्ट पर पहुंचने के लिए। वो सुराना साहब ने पढ़ाई की है वो सारी की सारी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों के सामने नतीजे रख दूं जो कल आए हैं। आय 16% बढ़कर आई है, हमारे अनुमान के मुताबिक रही है। कामकाजी मुनाफा 1870 करोड़ आया है, 38% घटा है। मार्जिन में कमी की वजह से ये कामकाजी मुनाफा घटा है, लगभग 2% के आसपास मार्जिन रहे, और कंपनी का मुनाफा आया है 870 करोड़ रुपए के आसपास, 55% कम। बताएं सर, जो मुनाफे में और मार्जिन में कमी दिख रही है उसकी क्या खास वजह रही है सर? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। आपको हमेशा की तरह थैंक यू सर। इसके दो कारण रहे हैं। एक्चुअली पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले में यदि हम देखें तो उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, क्योंकि यदि आपको मालूम हो कि नवंबर में एक एक्साइज ड्यूटी कट आया था 10 रुपया और 5 रुपए का डीजल और पेट्रोल पे पर लीटर पे। तो जो हमारी इन्वेंट्रीज रहती है पाइपलाइन में, डिपोज में, टर्मिनल में, जो रिफाइनरी से बाहर निकलते समय उस पर एक्साइज ड्यूटी पे हो जाती है, और जब कंज्यूमर तक पहुंचती है तो इस दौरान जो इन्वेंट्री पूरे सिस्टम में रहती है वो यदि एक्साइज ड्यूटी कट इमीडिएट इफेक्टिव हो जाती है तो वो फिर कस्टमर से वापस नहीं आ पाती है। तो उसके कारण एक वन टाइम इन्वेंट्री लॉस की तरह ये आता है, उसका करीब इम्पैक्ट था, और वही एक मेजर इम्पैक्ट है जो आपको दिख रहा है, जिसके कारण ये इसको एक टेक्निकल भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसके कारण मुनाफे में आपको कमी देख रही है, क्योंकि उसकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसके हिसाब से वो होता है। इससे पहले कि नतीजों पर और कंपनी की परफॉर्मेंस पे मैं और सवाल पूछूं, एक सवाल आपसे बजट पर भी पूछना है। क्या कुछ खास आया है बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिहाज से सर? देखिए, तो यदि एक स्पेसिफिक आइटम जो हुई है कि ब्लेंडेड फ्यूल के में एक्साइज ड्यूटी में एक नई चीज लाई गई है कि जो नॉन ब्लेंडेड फ्यूल है उस पर 2 रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की बात की गई है। यदि आपको मालूम हो कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करके ब्लेंडेड पेट्रोल बनाया जाता है, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है, और उससे देश का टोटल इम्पोर्ट्स भी कम होता है। तो अभी देश में करीब 8% टोटल ब्लेंडिंग हो रही है। यदि आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं कि जब हम बोलते हैं 8%, ऐसा नहीं कि 1 लीटर में 8% है। बेसिकली 10% की स्पेसिफिकेशन है कि E10 जिसको हम बोलते हैं। तो जहां जहां इथेनॉल अवेलेबल है उसमें 10% की ब्लेंडिंग होती है, जहां नहीं है वह नहीं होती है। ऑन एन एवरेज ये आज की तारीख में टोटल ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 8% की ब्लेंडिंग हो रही है। सरकार का ये मंशा है कि इस साल इसको 10% तक ले जाया जाए और 2025 तक इसको 20% पे ले जाया जाए। तो उस तरीके से इसको एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अनब्लेंडेड फ्यूल्स की तरह लाया गया है, ताकि इसको ब्लेंडिंग को थोड़ा मोटिवेशन मिले। आज की तारीख में इथेनॉल की अवेलेबिलिटी एक इशू थी, जिसके कारण ब्लेंडिंग में थोड़ी कम रहती थी, जिसके लिए सरकार ने काफी सारे इसमें इनिशिएटिव भी लिए हैं, और इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते 8-8.5% तक आ गई है। पहले सिर्फ शुगर बेस्ड इथेनॉल अवेलेबल रहता था, अभी ग्रेन से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। उसके लिए अभी थोड़े दिन पहले सरकारी कंपनी ने EOI भी दिया था, जिसके वजह से काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था। तो देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इथेनॉल की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, कुछ प्रदेश में इथेनॉल ज्यादा अवेलेबल रहता है, कुछ प्रदेश में नहीं रहता है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इनमें इथेनॉल की ज्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। पहले इथेनॉल के मूवमेंट में भी थोड़ी कुछ दिक्कतें थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ले जाने के लिए, वो भी थोड़ी सॉल्व की गई है। इस तरीके से अभी आज देश के ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के थोड़े छोटे प्लांट्स छोड़ दें तो सभी जगह अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है, और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। तो तब तक मुझे लगता है कि पूरे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग चालू होगी। सुराना साहब, ये बताएं सर कि फिर जो बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट है इथेनॉल की आपकी कंपनी के लिए भी, पूरे सेक्टर के लिए, जाहिर सी बात है कि ज्यादा जरूरत होगी। क्या सफिशिएंट सप्लाई है, या आपको लगता है कि थोड़ा सप्लाई गैप्स हैं अभी कि शुगर कंपनियों की तरफ से या बाकी नॉन शुगर से जो दूसरे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बना रहे हैं उन कंपनियों की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है?
नहीं, इसमें काफी सारी एक्शंस ली जा चुकी है। नई कंपनीज भी आ रही है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी किया गया है। कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, कुछ इंसेंटिव्स भी हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एक ऑफटेक का एश्योरेंस भी है कि यदि आप इथेनॉल बनाएंगे तो हम लोग इथेनॉल ले लेंगे इसको ब्लेंडिंग करने के लिए। और बैंकर्स ने भी इसको लैंडिंग के लिए भी कुछ इसमें सुविधाएं दी है। तो देश में इथेनॉल की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए पिछले 2 साल में या 1 साल में काफी काम हुआ है, और इसी तरह ये इस 8.5% तक अभी पहुंच गई है। और अभी भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, जिसके लिए अभी ग्रेन्स से भी, और सरप्लस ग्रेन्स, रॉटन गैस और मेज, राइस, उससे भी इथेनॉल अभी बनाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। पहले शुगर में भी सिर्फ मोलेसेस सी से इथेनॉल बनता था, अभी मोलेसेस बी, शुगर सिरप, उससे भी बना दिया गया है। और उसकी एक प्राइस भी डिक्लेयर है, ताकि लोग जो नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको भी एक क्लैरिटी रहे कि क्या इसमें ऑफटेक रहेगा नहीं रहेगा। तो जो गैप है सप्लाई और डिमांड के बीच में, उसको कम करने की कोशिश पूरी की जा रही है। और ये मतलब अभी 10% तक जल्दी ही पहुंच जाएगी, और उसके बाद 2025 तक ये 20% तक पहुंचाएगी। सुरेंद्र साहब, एक चीज और बताएं कि एटीएफ पर जो कस्टम ड्यूटी घटाई है 10% से 5% की गई है इस बजट में, एविएशन कंपनियों के लिए तो खैर फायदे की बात है, उनकी कॉस्ट कम होगी। आपकी कंपनी पर कुछ फर्क पड़ता है या आपके लिए सिर्फ पास ऑन है? नहीं, एटीएफ का एक प्राइसिंग मैकेनिज्म रहता है, और ये कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है। एक्चुअली एटीएफ तो थोड़ा सरप्लस भी होता है कंट्री में। तो लेकिन एट द सेम टाइम एविएशन इंडस्ट्रीज की कुछ डिमांड थी, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देयर विल बी ए बिजनेस मॉडल विच विल वी विल आल्सो अडॉप्ट। एटीएफ एक टोटल प्रोडक्ट्स रेट का एक हिस्सा रहता है। So aviation industry has also gone through certain difficulties during this corona time. तो सरकार ने शायद एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उनकी फ्यूल कॉस्ट को कम करने के लिए ये कोशिश की है। तो मतलब वी विल सी हाउ इट गोस। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये थे पूरे के पूरे नतीजों पर और बजट के ऐलानों पर सुराना साहब का व्यू। धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए और सारा एनालिसिस अपने नतीजों पर बताने के लिए। एम के सुराना साहब, सीएमडी एचपीसीएल के, बताते हुए अपने नतीजे।